भुट्टो की फांसी पर जेल में बंद काजी साहब और दूसरे वर्कर्स ने एक दूसरे को कसम दी कि वो भुट्टो का बदला लेंगे। क्या वो बदला ले सके? जेल में बंद काजी साहब को एक कमरे से दूसरे कमरे इसलिए शिफ्ट किया जाता था कि कहीं 3 फुट का सियासी वर्कर जेल तोड़कर भाग न जाए। काजी साहब ज़िया हुकूमत के लिए इतना दर्द-सर बन चुके थे, यहाँ तक कि हुकूमत ने 3 फुट के सियासी वर्कर पर पुलिस कांस्टेबल को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। काजी साहब से ज़िया हुकूमत इतनी परेशान थी कि जेल में उसे उस कमरे में फेंक दिया गया जहाँ भारतीय जासूसों से तफ्तीश की जाती थी। इन सब सवालात के जवाबात एक सियासत की कहानियां में शामिल काजी साहब के इंटरव्यू से दिए जाएंगे। सियासी वर्कर काजी साहब की जदोजहद सियासतदानों के लिए मशले राह है। बहरहाल वीडियो के जाने बढ़ने से पहले दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। पिछली किस्त में आपको बताया था कि 12 दिन बाद काजी साहब को रिहा कर दिया गया था, लेकिन काजी साहब जेल से बाहर इसलिए नहीं आए थे कि वे चुप करके घर बैठेंगे और अपनी नौकरी करेंगे। उन्होंने एक नए सिरे से पार्टी वर्करों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। उनके जोश और जज्बे में इस वजह से भी तेजी आ गई थी कि अदालतें भुट्टो साहब को फांसी देने का हुक्म सुना चुकी थी। एक दिन काजी साहब को फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक सुबह जेल में ये खबर फैल गई कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई है। काजी साहब और पार्टी के दीगर वर्कर्स जेल में एक दूसरे के गले लगकर धाड़े मारकर रोते रहे। पार्टी के ये वर्कर जेल की सलाखों के पीछे से और तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इन सब ने एक दूसरे को कसम दी कि वो भुट्टो साहब की फांसी का बदला लेंगे। एक दिन काजी साहब को एक फौजी अदालत के सामने पेश किया गया। वहाँ एक मेजर साहब जज थे जिसने उन्हें 9 माह की कैद बामुशक्कत सुना दी। कैद के अलावा उन्हें 3000 रुपए जुर्माना भी किया गया। मेजर साहब ने सजा सुनाकर तंजिया नजरों से अपने सामने खड़े 3 फुट के सियासी वर्कर को देखा और बोला कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है कि तुम जेल कैसे काटोगे। काजी साहब ने आगे से मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेजर साहब आप परेशान ना हूँ, मैं इफ्तिखार तारी और दीगर की तरह जेल में आंसू नहीं बहाऊंगा। मैं बड़ी इज्जत और शान से अपने जेल के दिन गुजार कर जनरल ज़िया से दोबारा लड़ने के लिए वापस रावलपिंडी की सड़कों पर आऊंगा। काजी साहब का दिल अभी ठंडा नहीं हुआ था। मेजर के कमरे से निकलने से पहले वो मुड़े और बोले, मेजर साहब आप लोगों का काम इस मुल्क की सरहदों और उसकी आवाम की हिफाजत करना है। आप कैसे लोग हैं? आपने एक ऐसे शख्स को फांसी लगा दी जो आपके 90,000 फौजी भारतीय जेलों से वापस ले आया था। मेजर के चेहरे का रंग फुक हो गया। वो और तो कुछ नहीं कर सकता था। उसने हुक्म दिया कि इस 3 फुट के मुजरिम को मियाँ वाली जेल भेज दिया जाए। काजी साहब ना जेल में रोए और ना ही वहाँ मातम किया कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया है। जब वो बड़ी बहादुरी से 9 माह बाद जेल काट कर रहा हुए तो पार्टी के वर्करों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। वो अब उनके लिए मुज़ाहमत का निशान बनकर उभरे थे। पार्टी के वर्कर ये सोच ही नहीं सकते थे कि एक 3 फुट का इंसान इतनी बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा करेगा। काजी साहब मार्शल्लाह हुकूमत के लिए मुस्तकिल दर्द सर बन चुके थे। बाकी बातें तो छोड़ें, मार्शल्लाह डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल KM आरिफ ने होटल की इंतजामिया पर दबाव डाला कि वो काजी सुल्तान को नौकरी से निकाल दें। ये वही जनरल आरिफ हैं जिन्होंने बाद में वर्किंग विद ज़िया के नाम से एक किताब लिखी। काजी साहब को पता नहीं था कि अभी भुट्टो साहब के इश्क में उन्होंने कुछ मजीद इम्तिहान पास करने थे। 3 मार्च 1981 को यूं ही PIA के तैयारे के अगवा की खबर फैली तो सबसे पहले काजी साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। रावलपिंडी जेल से उन्हें गुजरांवाला जेल भेज दिया गया। 8 अप्रैल को उन्हें आखिरकार शाही किले लाहौर भेज दिया गया था। उन दिनों शाही किला पीपल पार्टी के वर्करों के लिए एक खौफ और दहशत की अलामत बन चुका था, लेकिन काजी साहब ने फिर भी वहाँ 3 माह गुजारे। 3 माह बाद काजी साहब को जेल से रिहा किया गया। यूं ही जेल से बाहर आए तो एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब की दफा उन पर एक पुलिस कांस्टेबल को कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया था। शायद किसी को थोड़ी सी शर्म आ गई थी कि भला 3 फुट का इंसान 6 फुट के कांस्टेबल को कैसे कत्ल कर सकता था, लिहाजा उसे 1 हफ्ते बाद रिहा कर दिया गया। काजी साहब जेल से आए तो उन्होंने दोबारा सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। 25 मार्च 1982 को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी से उन्हें लाहौर ले जाया गया। कुछ दिन उन्हें CIA के चूना मंडी सेंटर में रखा गया।
वहां से उन्हें एक दफा फिर शाही किले भेज दिया गया। मार्शल लॉ हुकूमत का दिल इससे भी नहीं भरा था। उन्होंने काजी साहब को लाल किला भेज दिया, जहां भारतीय जासूसों से तफ्तीश की जाती थी। काजी साहब को वहां 4x7 के एक तारीख कमरे में रखा गया था। वो 15 दिन तक उस कमरे में तशद्दुद और जलालत बर्दाश्त करते रहे। लाल किला से निकालकर उन्हें दोबारा शाही किले भेज दिया गया था और आखिरकार उन्हें कोट लखपत जेल भेज दिया गया। उन्हें सबसे खतरनाक कैदियों की फहरिस्त में डाल दिया गया था। वहां हर रात उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता कि कहीं 3 फुट का सियासी वर्कर जेल तोड़कर भाग न जाए। एक सुबह उन्हें बताया गया कि आज उन्हें जेल के अंदर ही एक फौजी अदालत में पेश होना है, जिसकी सरबराही एक दफा फिर एक मेजर साहब कर रहे हैं। काजी साहब के खिलाफ चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। पता चला कि आपकी दफा उन पर सरदार सलीम और आगा इकबाल के साथ मिलकर जनरल जियाउल हक को कत्ल करने की साजिश तैयार करने का इल्जाम था। काजी साहब ने अदालत से पूछा कि उन्होंने जनरल जिया को कत्ल करने की कोशिश कब की थी। उन्हें बताया गया कि उन्होंने ये काम 1968 में करना था। काजी साहब ने अपनी तरफ से मेजर साहब को समझाने की कोशिश की कि जनाब वो जनरल जिया को 1968 में कैसे कत्ल करने का प्रोग्राम बना सकते थे, जब जनरल जिया को जानता भी कोई नहीं था और सबसे बढ़कर उस वक्त जनरल जिया को कत्ल करने की कोई वजह भी नहीं थी। मेजर साहब ने शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा काजी साहब को ये कहकर लाजवाब कर दिया कि शायद मुमकिन है मुझसे पढ़ने में कोई गलती हुई हो और ये साल 1968 नहीं बल्कि 1978 होगा। अपनी खिफत मिटाने के लिए मेजर साहब बोले कि बाय द वे इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर तुमने जनरल जिया को कत्ल करने की साजिश 1968 में की थी, असल बात तो ये है कि तुमने जनरल जियाउल हक को कत्ल करने की साजिश तैयार की थी, जिसकी सज़ा तुम्हें मिलनी है। ये कहकर मेजर साहब ने उन्हें 3 साल की सज़ा का हुक्म सुना दिया। वहीं से उन्हें सीधा मुल्तान जेल भेज दिया गया। 3 साल बाद 1985 को उन्हें कुल 5.5 साल जेल भुगतने के बाद अटक जेल से रिहा कर दिया गया। इस सज़ा में 2.5 साल का वो पीरियड भी शामिल है जो वो इस 3 साल की सज़ा से पहले मुख्तलिफ मौक़ों पर जेल में रहकर भुगत चुके थे। काजी साहब 5 साल जेल भुगतने के बाद अब एक कद-आवर सियासी वर्कर बन चुके थे, जिन पर अब किसी को जुगत मारने की जुर्रत ना होती थी। पाकिस्तानी सियासी तारीख में उस दिन एक नया सूरज तलू हुआ जब 10 अप्रैल 1988 को बेनज़ीर भुट्टो अपनी जलावतनी ख़त्म करके लाहौर आईं। लाखों लोगों के मजमे ने उनका इस्तकबाल किया। स्टेज से कुछ दूर पार्टी वर्करों ने काजी साहब को अपने कंधे पर उठा लिया और जब बेनज़ीर भुट्टो की उन पर निगाह पड़ी तो उन्होंने अपने गले में पड़े हुए चंद हार उतार कर काजी साहब की तरफ फेंके, जो इस बात का सबूत था कि बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ काजी साहब को जानती हैं बल्कि वो उनके जेल में गुजारे हुए 5 सालों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। काजी साहब पर लाहौर के जलसे में फूल फेंक कर भी बेनज़ीर भुट्टो को तसल्ली नहीं हुई। जब 8 दिन बाद 18 अप्रैल को रावलपिंडी में पार्टी का जलसा हुआ तो पार्टी के बड़े बड़े लीडरों की मुखालफत के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि काजी साहब ही इस जलसे के स्टेज सेक्रेटरी होंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने खुद जाती तौर पर काजी साहब से कहा कि आज उन्होंने जिस जलसे से खिताब करना है वो उसके स्टेज सेक्रेटरी के फरज़ सर अंजाम देंगे। काजी साहब की आंखों में आंसू देखकर बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें बताया कि काजी साहब, मेरे वालिद आपकी इज्जत करते थे, आपसे बहुत प्यार करते थे और आप मेरे लिए सगे भाइयों की तरह हैं। जब काजी साहब से कुछ ना बोला गया तो वो मुंह में सिर्फ इतना बड़बड़ाए कि बीबी, आप हमेशा मेरी सियासी परफॉर्मेंस मेरी कारकर्दगी की बुनियाद पर जज करें, ना कि मेरे छोटे कद की वजह से। जब बेनज़ीर भुट्टो ने ये अल्फाज सुने तो वह अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर सकी। ये अल्फाज एक ऐसा सियासी वर्कर कह रहा था जिसने बेनज़ीर भुट्टो के वालिद के लिए अपनी ज़िंदगी के 5 साल जेल में गुजारे थे। बेनज़ीर भुट्टो के गालों पर बेख्तियार आंसू गिरना शुरू हो गए और बीबी ने कहा कि वो बड़े बड़े कदावर सियासी लीडर कहाँ थे जब एक छोटे कद वाला काजी अपनी पार्टी और उसके लीडर के नाम पर जेल में पड़ा सख्तियाँ काट रहा था। उस वक्त ये कदावर लीडर अपने घरों के ड्राइंग रूम में बैठे पिकनिक मना रहे थे। जज्बात से भरी बेनज़ीर भुट्टो बोलती रही कि कोई भी शाही किले नहीं गया, जबकि काजी साहब वहां 6 माह तक सख्तियां बर्दाश्त करते रहे। पार्टी के लिए इससे बड़ी और कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। काजी साहब के बकौल बेनज़ीर भुट्टो उन्हें हमेशा इज्जत और एहतराम देती और पार्टी के मामलात में उनकी बात बड़े गौर से सुनती।
یہی وجہ تھی جب 2002 کے انتخابات میں لاہور میں ہونے والی ایک پارٹی میٹنگ میں پارٹی کے امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کا فیصلہ ہو رہا تھا تو بے نظیر بھٹو نے، جو اس وقت دبئی میں تھی اور ٹیلی فون پر اس میٹنگ میں شریک تھی، اس وقت تک آخری فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا جب تک انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ قاضی سلطان صاحب بھی اس میٹنگ میں شریک ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ وہ انہیں پارٹی کے نامزد امیدواروں کی سیاسی قوت کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ جب قاضی صاحب نے اپنی رائے دی تو بے نظیر بھٹو نے اس رائے کا احترام کیا۔ اس کے ساتھ ہی بہادر سیاسی ورکر سلطان محمود قاضی کی جدوجہد سے بھری داستان کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔